दोस्तों आज की वीडियो क्लास में हम आचार्य तुलसी और गौरी शंकर हीराचंद ओझा के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों राजस्थान में प्रसिद्ध हुए। दोस्तों आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 ईस्वी को लाडनू राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। भाई सवाल पूछ के जाए, लाडनू जैन विश्व भारती का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों आपने। जैन विश्व भारती, यहां से बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर सवाल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जैन विश्व भारती कहां स्थित है। लाडनू नागौर में स्थित है। यहीं पर दोस्तों 20 अक्टूबर 1914 ईस्वी को आचार्य तुलसी जी का जन्म हुआ था। 1914 ईस्वी को दोस्तों आप ऐसे भी याद रखना कि 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वह दोस्तों 1939 से 1945 ईस्वी के बीच चला। भाई तृतीय विश्व युद्ध दोस्तों शीत युद्ध के रूप में हुआ। इसमें दोस्तों आमने सामने टक्कर के युद्ध नहीं हुए, टक्कर की लड़ाइयां नहीं हुई। इस शीत युद्ध की जो तासीर थी वो दोस्तों ठंडी थी। कोई घमासान युद्ध नहीं हुआ, केवल वार्ताओं के माध्यम से बातचीतों के दौरे चले, इसलिए इसे शीत युद्ध कहा जाता है। और शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी सन 1991 ईस्वी में। भाई ठीक है, 1990-91 ईस्वी में। इस प्रकार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 ईस्वी को नागौर जिले के लाडनू गांव में हुआ और इसी लाडनू गांव में जैन विश्व भारती नामक एक महत्वपूर्ण संस्था स्थित है। आचार्य तुलसी को दोस्तों अणुव्रत आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। अणुव्रत आंदोलन का संबंध है दोस्तों नैतिक आचारों से। व्यक्ति के जो नैतिक तर्क होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उसकी जो ड्यूटीज होती है उनसे संबंधित है। जैसे जीव मात्र के प्रति दया रखना, वृक्षारोपण करना, हरे वृक्षों को न काटना, जीवों की दया करना, संविधान का पालन करना, माता पिता बड़े गुरुजनों का आदर करना, राष्ट्रीय स्मारकों को सुरक्षा प्रदान करना, ये दोस्तों नैतिक आचार विचार होते हैं। प्रकृति की रक्षा करना। तो इस प्रकार दोस्तों नैतिक आचारों से संबंधित अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात आचार्य तुलसी जी के द्वारा सन 1949 ईस्वी में किया गया। दोनों महत्वपूर्ण सवाल है कि अणुव्रत आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? आचार्य तुलसी। इन्होंने इस आंदोलन का गठन या सूत्रपात कब किया था? सन 1949 ईस्वी। ऐसा बताया जाता है कि आचार्य तुलसी जी अपनी जिज्ञासा और प्रभावशीलता के कारण केवल 22 वर्ष की उम्र में 13 पंथ के 90 आचार्य बन गए। भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि राजस्थान में 13 पंथ के 90 आचार्य कौन बने थे? भाई आचार्य तुलसी जो लाडनू नागौर के थे और इनका जन्म 1914 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ही 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। दोस्तों इनकी एक बात या इनका एक कथन या इनके द्वारा दिया गया एक संदेश बहुत चर्चित रहा कि इंसान पहले तो इंसान बने, फिर हिंदू, फिर मुसलमान। इन्होंने यही महत्वपूर्ण बात कही थी कि इंसान पहले तो इंसान बने, बाद में हिंदू और उसके बाद मुसलमान। लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं दोस्तों सांप्रदायिक दंगों के रूप में। हिंदू ने ये कर दिया, मुसलमान ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। तो आचार्य तुलसी जी का कहना है कि भाई यहाँ जाति सिर्फ मानवता है। इस धरती पर जाति क्या है? सिर्फ मानवता है। ये जो ऊंच नीच धर्म के आधार पर जो भेदभाव दंगे किए जाते हैं उन सभी को समाप्त करो, क्योंकि इंसान पहले तो इंसान बने, उसके बाद में तय करे कि वो हिंदू है या मुसलमान है। इनका कहना है कि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, मानवता। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनको कौन नहीं जानता भाई। आधुनिक राजस्थान, जो राजस्थान का इतिहास लिखा है कर्नल जेम्स टोड, इंग्लैंड के थे, उनका हिंदी में अनुवाद इन्होंने ही किया है दोस्तों। गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म रोहिड़ा गांव में 1863 ईस्वी में हुआ था। भाई
रोहिड़ा गांव राजस्थान रे सिरोही जिले में है भाई। रोहिड़ा गांव राजस्थान के कौन से जिले में है? सिरोही जिले में है, जहां 1863 में इनका जन्म हुआ। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है प्राचीन लिपि माला। कई कंपटीशन एग्जाम्स में यह सवाल पूछा जा चुका है कि प्राचीन लिपि माला नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखी गई, जो 1863 में सिरोही के रोहिड़ा गांव में जन्मे थे। अंग्रेज बहुत ज्यादा प्रभावित थे भाई गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी से, इसलिए अंग्रेजों ने इनको दो बड़ी उपाधियां दी है। एक तो महामहोपाध्याय, महामहोपाध्याय के नाम से राजस्थान के किस इतिहासकार को अंग्रेजों के द्वारा उपाधि के रूप में सम्मानित किया गया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। और अंग्रेजों ने इन्हें दी दूसरी उपाधि, उसका नाम था दोस्तों राय बहादुर। राय बहादुर का नाम आते दोस्तों बजाज जी को जरूर याद कर लेना आप। जमनालाल बजाज, गांधी जी का पांचवा पुत्र, इनको भी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। लेकिन जमनालाल बजाज ने तो रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों को यह उपाधि लौटा दी कि लो तुम ही संभालो तुम्हारी इस राय बहादुर की उपाधि। तो राय बहादुर की उपाधि गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी को भी दी गई थी और जमनालाल बजाज को भी दी गई थी। अल्लाह जिलाई बाई बहुत ही प्रसिद्ध मांड गायकी थी दोस्तों। ये मांड गायकी, ये जो मांड गायन शैली है ना, ये दोस्तों जैसलमेर के आसपास में प्रसिद्ध हुई है भाई। जो जैसलमेर का वल्ल क्षेत्र था, उस वल्ल क्षेत्र के चारों ओर मांड राग प्रसिद्ध हुई और वहां की जो गायिकाएं थी उन्हें दोस्तों मांड गायिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो मांड गायकी का संबंध आपसे पूछ ले राजस्थान के कौन से जिले से है? ये राजस्थान के जैसलमेर जिले से है भाई, ठीक है। या मांड प्रदेश राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर में, जो मांड राग के लिए प्रसिद्ध बताया जाता है। अल्लाह जिलाई बाई जो एक मांड गायिका थी, इनका जन्म 1 फरवरी 1902 ईस्वी में बीकानेर में हुआ। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छे धुरंधर दोस्तों यहां धोखा खा जाते हैं एग्जाम के अंदर कि अल्लाह जिलाई बाई का जन्म कहां हुआ था। इनका जन्म बीकानेर में हुआ था 1 फरवरी 1902 ईस्वी को। ये एक मांड गायिका थी। तो जैसलमेर में तो मांड क्षेत्र है। जो मांड गायन शैली सबसे पहले विकसित हुई वो जैसलमेर में हुई थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी गायिकाएं या सभी कलाकार जैसलमेर के ही हो। अल्लाह जिलाई बाई का संबंध बीकानेर जिले से रहा है और मांड गायन शैली से रहा है। इन्होंने एक प्रसिद्ध गीत लिखा है, केसरिया बालम आवोनी मारे देश। केसरिया बालम आवोनी मारे देश, ये गीत किसके द्वारा लिखा गया? यह दोस्तों अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा लिखा गया। इनके कंठों से निकला दोस्तों ये गीत, स्वर कंठों से दोस्तों, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली है इन्हें इस गीत के कारण कि केसरिया बालम आवोनी मारे देश। और ये राजस्थान का दोस्तों राज्य गीत भी है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का राज्य नृत्य बताइए कि कौन सा है राजस्थान का फोल्क डांस, तो दोस्तों घूमर है। कौन सा है? घूमर। जबकि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, म्यूजिक कौन सा है? केसरिया बालम आवोनी मारे देश, जो अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा लिखा गया और इनका जन्म 1902 ईस्वी में बीकानेर में हुआ। ये एक मांड गायिका थी। मांड शैली का विकास जैसलमेर के मांड क्षेत्र से हुआ भाई। इन्हें सन 1982 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा सन 1983 में अल्लाह जिलाई बाई को बीबीसी लंदन की तरफ से रॉयल अल्बर्ट हॉल में, जो लंदन में स्थित है, कोर्ट सिंगर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट सवाल साबित हो सकता है कि राजस्थान की कौन सी मांड गायिका को बीबीसी लंदन की तरफ से अल्बर्ट हॉल में कोर्ट सिंगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो गायिकी थी दोस्तों अल्लाह जिलाई बाई और इन्हें यह पुरस्कार सन 1983 ईस्वी में दिया गया। इससे पहले दोस्तों 1982 में भारत सरकार की तरफ से अल्लाह जिलाई बाई को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
इनका प्रसिद्ध गीत था केसरिया बालम आवनी मारे देश, जो राजस्थान का राज्य गीत है। बात क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों गौरी देवी के बारे में। ये दो कलाकार है दोस्तों, एक तो है गौरी देवी, एक है गौरी बाई। गौरी देवी का जन्म हुआ था राजस्थान के जोधपुर जिले में। राजस्थान के जोधपुर जिले में, जहां मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मारवाड़ उत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है। बात क्लियर है? ठीक है। तो गौरी देवी का जन्म जोधपुर में 1920 ईस्वी में हुआ था। ये दोस्तों प्रसिद्ध कब हुई? जब दोस्तों मास्को में भारत महोत्सव का आयोजन हुआ, तब इन्होंने दोस्तों मांड राग या मांड शैली को देश विदेश में विख्यात किया था। यह भी एक मांड गायिकी थी गौरी देवी, जिनको पहचान मिली भारत महोत्सव प्रोग्राम में, जो रूस में दोस्तों मास्को में आयोजित हुए थे भाई। अब देखिए दोस्तों गौरी बाई के बारे में। पहले पढ़े थे गौरी देवी के बारे में, अब आप गौरी बाई के बारे में पढ़े। गौरी बाई का जन्म राजस्थान रे डूंगरपुर जिले में हुआ था। और दोस्तों यह एक कृष्ण भक्त थी भाई। गौरी बाई क्या थी? एक कृष्ण भक्त थी। इन्हें वागड़ की मीरा कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं भाई? वागड़ की मीरा, जो ओरिजिनल मीरा बाई है। उनका जन्म तो दोस्तों कुड़की पाली में हुआ था, रतन सिंह के घर है। और ये जो वागड़ की मीरा है, ये गौरी बाई है। ओरिजिनल मीरा बाई को तो राजस्थान की राधा कहते हैं। राजस्थान की राधा कहते हैं। जबकि राजस्थान में वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गौरी बाई को कहते हैं। और इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ। ये भी मीराबाई की तरह भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी। इसीलिए गौरी बाई का प्रसिद्ध मंदिर का नाम है बाल मुकुंद मंदिर। पूछ लिया जाए, बाल मुकुंद मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? डूंगरपुर जिले में है। और यह मंदिर सन 1929 ईस्वी में किनके द्वारा बनवाया गया? ये डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह के द्वारा बनवाया गया। दोस्तों ये दोनों वीर बहादुर सेना नायक थे। भारतीय मिलिट्री में इन्होंने सेवा दी है। और दोस्तों देश की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो ऐसे वीर शहीदों के बारे में देखिए दोस्तों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों मेजर पीरू सिंह। मेजर पीरू सिंह का जन्म 20 मई 1918 ईस्वी को हुआ भाई। 20 मई 1918 में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जो 1914 से 1918 के बीच चला था। तो 1918 ईस्वी में 20 मई के दिन रामपुरा बेरी जिला झुंझुनू में मेजर पीरू सिंह का जन्म हुआ भाई। और ये भर्ती हुए थे दोस्तों राजपूताना राइफल्स में 1936 ईस्वी में। 6 राजपूताना राइफल्स की जो टुकड़ी थी सन 1936 ईस्वी में, इसमें दोस्तों ये सेना में भर्ती हुई है भाई। और ये शहीद हो गए थे दोस्तों तितवाल जम्मू कश्मीर में 18 जुलाई 1948 ईस्वी को। इन्हें दोस्तों मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया भाई। और परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये प्रथम राजस्थानी थे भाई। डायरेक्ट यहां से सवाल पूछता है एग्जामिनर कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? मेजर पीरू सिंह, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया भाई। ये परमवीर चक्र है क्या? दोस्तों सेना में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है, सेना में दिए जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है, उसे ही परमवीर चक्र के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एक बार आप मेजर पीरू सिंह के बारे में दोबारा देखिए। मेजर पीरू सिंह का जन्म 20 मई 1918 ईस्वी को झुंझुनू जिले के रामपुरा बेरी नामक गांव में हुआ। और ये सन 1936 ईस्वी में 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में सेना में भर्ती हुए भाई। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि 18 जुलाई 1948 ईस्वी को जम्मू कश्मीर की तितवाल पोस्ट पर शत्रुओं से लड़ते हुए मेजर पीरू सिंह शहीद हुए। मातृभूमि के लिए दोस्तों प्राणों का इन्होंने बलिदान कर दिया। मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र सेना में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। और राजस्थान में सबसे पहले
परमवीर चक्र मेजर पीरू सिंह को ही दिया गया। अब देखिए दोस्तों शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह। दोस्तों मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ था भाई बाणासुर गांव में। बाणासुर गांव दोस्तों राजस्थान के जोधपुर जिले में पड़ता है भाई, सूर्य नगरी में पड़ता है। इसीलिए दोस्तों बाणासुर में जन्म होने के कारण इन्हें बाणासुर का शहीद भी कहते हैं, इस उपनाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि बाणासुर का शहीद किसे कहा जाता है, मेजर शैतान सिंह को कहा जाता है, क्योंकि बाणासुर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। यह इनकी जन्मभूमि थी जो राजस्थान के जोधपुर जिले में पड़ता है। 1 सितंबर 1924 ईस्वी को शैतान सिंह का जन्म हुआ। शैतान सिंह के टाइम पर दोस्तों चीन ने आक्रमण किया भाई भारत के ऊपर 17/11/1962 ईस्वी में। भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। भारत अब तक मुख्य रूप से 5 अंतरराष्ट्रीय लड़ाइयां लड़ चुका है या 5 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ चुका है, जिनमें से 4 तो पाकिस्तान के साथ लड़े हैं और एक दोस्तों इन्होंने चीन के साथ लड़ा था भाई। चीन के साथ एक युद्ध हुआ है 1962 ईस्वी में। पाकिस्तान के साथ जो 4 युद्ध हुए हैं अब तक वो इस प्रकार है। पहला युद्ध हुआ था दोस्तों सन 1948 ईस्वी में जम्मू कश्मीर को लेकर। दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों सन 1965 में कच्छ सरकरी क्षेत्र को लेकर। तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों सन 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को लेकर। और जो चौथा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था वह हुआ था दोस्तों सन 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध को लेकर। ये 4 तो ये थे दोस्तों पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध, और ये एक हुआ था दोस्तों चीन के साथ सन 1962 ईस्वी में। इस प्रकार भारत अब तक स्वतंत्रता के आसपास के क्षेत्र से लेकर वर्तमान समय तक 5 अंतरराष्ट्रीय लड़ाइयां लड़ चुका है। तो 17 नवंबर 1962 ईस्वी में चीन ने आक्रमण किया अपने भारत के लद्दाख की त्रिशूल चौकी पर अटैक किया भाई। और इस त्रिशूल चौकी की रक्षा की जो जिम्मेदारी थी वह दोस्तों चार्ली कंपनी की थी, और ये चार्ली कंपनी थी मेजर शैतान सिंह की। मेजर शैतान सिंह ने बड़ी बहादुरी पूर्वक चीनी सेना का मुकाबला किया, और ऐसा बताया जाता है इन्होंने अपने 120 साथियों के साथ 2 बार चीन की सेना को पीछे की ओर खदेड़ दिया था। बाद में दोस्तों अंत में ये चीनी सेना के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। ये दोस्तों शहीद हुए थे 18 नवंबर 1962 ईस्वी को, और इन्हें भी दोस्तों मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोबारा देखिए एक बार मेजर शैतान सिंह के बारे में। मेजर शैतान सिंह का जन्म बाणासुर गांव जोधपुर में 1 सितंबर 1924 ईस्वी को हुआ। इन्हें राजस्थान में बाणासुर का शहीद भी कहते हैं। चीन आक्रमण के समय दोस्तों ये 18/11/1962 को शहीद हो गए थे। चीन ने आक्रमण किया था 17/11/1962 ईस्वी को जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख में त्रिशूल चौकी पर, और इस त्रिशूल चौकी की जिम्मेदारी चार्ली कंपनी के मेजर शैतान सिंह की थी भाई। मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म हुआ था दोस्तों जसरापुर गांव में 1880 ईस्वी में। पंडित झाबरमल शर्मा जिन्हें दोस्तों पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, यानी समाचार पत्रों में दोस्तों प्रकाशन संपादन या उनके अंदर दोस्तों जन जागृति फैलाने के लिए या लोगों तक दोस्तों अपनी आम बातें पहुंचाने के लिए या सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए इन्होंने दोस्तों पत्रकारिता में कदम रखा, और पत्रकारिता में दोस्तों इन्होंने महारत हासिल की। इसीलिए इन्हें पत्रकारिता के भीष्म पिता कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर सवाल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के किस महत्वपूर्ण व्यक्ति को पत्रकारिता का भीष्म पिता कहा जाता है, तो पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता के भीष्म पिता कहा जाता है, जिनका जन्म 1880 ईस्वी में जसरापुर गांव में हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या था भाई, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल साबित हो सकता है ये। इनके गुरु का नाम था दुर्गा प्रसाद मिश्र। पंडित झाबरमल शर्मा के गुरु का नाम था, जिन्होंने 1905 ईस्वी में इनको पत्रकारिता की दीक्षा दी भाई।
कि आपको पत्रकारिता करनी चाहिए, या पत्रकारिता का ज्ञान दिया, या पत्रकारिता का पाठ पढ़ाया किन्होंने? दुर्गा प्रसाद मिश्र ने। कब? 1905 ईस्वी में। किनको? पंडित झाबरमल शर्मा को। बात क्लियर है? ठीक है। ये जो पंडित झाबरमल शर्मा है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं तो देखिए दोस्तों, इन्होंने कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है? इन्होंने दोस्तों सिक्कर का इतिहास लिखा। सिक्कर के इतिहास नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी। साथ ही दोस्तों इन्होंने खेतड़ी का इतिहास भी लिखा। इसके अलावा खेतड़ी नरेश और स्वामी विवेकानंद के बारे में भी इन्होंने लेख लिखे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और भारतीय वैदिक सभ्यता का ज्ञान अमेरिका में दोस्तों शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, इसमें दोस्तों इन्होंने भारतीय पताका लहराई थी, और इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो स्वामी विवेकानंद और खेतड़ी नरेश, यह पुस्तक भी किनके द्वारा लिखी गई थी भाई? यह पुस्तक भी पंडित झाबरमल शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें पत्रकारिता का भीष्म पिता कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने तिलक गाथा भी लिखी है, जो बाल गंगाधर तिलक से जुड़ी हुई है, और एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है दोस्तों भारतीय गोधन। एक बार पंडित झाबरमल शर्मा के ऊपर दोबारा नजर डाल लीजिए। इनका जन्म 1880 ईस्वी में जसरापुर गांव में हुआ। इन्हें पत्रकारिता का भीष्म पिता कहा जाता है। इनके गुरु का नाम दुर्गा प्रसाद मिश्र था, जिन्होंने 1905 ईस्वी में झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का ज्ञान दिया, या पत्रकारिता की दीक्षा दी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार है। पंडित झाबरमल शर्मा ने सिक्कर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, तिलक गाथा और भारतीय गोधन के नाम से अनेक पुस्तकें लिखी है। अब देखिए दोस्तों आप स्वामी केशवानंद के बारे में। दोस्तों ये जाट परिवार से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इनका जन्म दोस्तों मंगलूणा गांव में हुआ था भाई। मंगलूणा गांव राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है भाई। मंगलूणा गांव राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? सीकर जिले में। तो सीकर जिले के मंगलूणा गांव में सन 1883 ईस्वी में स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ। चौधरी ठाकर सिंह के घर में स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम बीरमा था। यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? बीरमा। ऐसा बताया जाता है इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में, भारत के आजादी के आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में सन 1921 से 1931 तक सहयोग प्रदान किया भाई। इन्होंने सांगरिया में 1932 ईस्वी में जाट विद्यालय का संचालन संभाला भाई। जाट विद्यालय का संचालन संभाला। सांगरिया गांव में जो जाट विद्यालय था उसका संचालन स्वामी केशवानंद ने कब संभाला था भाई? सन 1932 ईस्वी में संभाला था। ऐसा बताया जाता है स्वामी केशवानंद के विशिष्ट प्रयासों के कारण ही यह विद्यालय आगे चलकर महाविद्यालय के रूप में परिणित हो गया, जहां दोस्तों कृषि, कला, विज्ञान इनकी शिक्षाएं आज बड़े स्तर पर दी जाती हैं। स्वामी केशवानंद ने दोस्तों रेगिस्तान के गांव-गांव में भ्रमण किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने लगभग 300 पाठशालाएं खुलवा दी थी भाई। ऐसे थे स्वामी केशवानंद। दोबारा देख लीजिए, स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूणा गांव में 1883 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म चौधरी ठाकर सिंह के घर में हुआ। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम बीरमा था। इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में 1921 से 1931 तक सहयोग प्रदान किया। सन 1932 में सांगरिया के जाट विद्यालय का इन्होंने संचालन संभाला और इसे एक स्कूल से कॉलेज के स्तर तक लेकर गए। रेगिस्तान में छोटे छोटे गांवों में भ्रमण करके शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई। डॉक्टर पीके सेठी दोस्तों, ये दोस्तों जयपुर फुट के जन्मदाता माने जाते हैं या जयपुर फुट के जनक माने जाते हैं। क्या है दोस्तों ये जयपुर फुट? जयपुर फुट दोस्तों एक कृत्रिम पैर है। जयपुर फुट क्या है? एक कृत्रिम पैर या दोस्तों कृत्रिम अंग है। इन्होंने दोस्तों विकलांगों के लिए या ऐसे व्यक्ति
जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, तो उन्हें दोस्तों मदद देने के लिए या उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए इन्होंने एक कृत्रिम पैर बनाया दोस्तों। यह एक कृत्रिम अंगों का कोई सेट बनाया जिसे जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है। और ये जयपुर फुट के जनक इसीलिए डॉक्टर पीके सेठी को कहा जाता है। आपसे यहां सवाल पूछा जा सकता है कि जयपुर फुट के निर्माण में डॉक्टर पीके सेठी का सहयोग किसने किया भाई। दोस्तों एसएमएस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर रामचंद्र। तो डॉक्टर रामचंद्र के सहयोग से डॉक्टर पीके सेठी ने जयपुर फुट का निर्माण किया या जयपुर फुट नामक कृत्रिम अंगों का आविष्कार किया। कब किया भाई? 1969 ईस्वी में। ध्यान रखना, सन का जरूर ध्यान रखें कि जयपुर फुट का आविष्कार 1969 ईस्वी में डॉक्टर रामचंद्र के सहयोग से डॉक्टर पीके सेठी के द्वारा किया गया। बात क्लियर है? ठीक है। इनके इस महत्वपूर्ण आविष्कार के कारण या इस समाज को एक नई देन के कारण इन्हें दोस्तों अनेक अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। जैसे एक तो दोस्तों इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, एक दोस्तों डॉक्टर वीसी राय सम्मान मिल चुका है, इन्हें भारत सरकार की दृष्टि से या भारत सरकार की तरफ से पद्म श्री पुरस्कार भी मिल चुका है, और दोस्तों इन्हें रोटरी इंटरनेशनल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस प्रकार डॉक्टर पीके सेठी को 4 महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। एक तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड, एक दोस्तों सीवी राय सम्मान, एक पद्मश्री सम्मान और एक रोटरी इंटरनेशनल सम्मान। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब नई जानकारी देखें दोस्तों। अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन करपाल सिंह शेखावत के बारे में। करपाल सिंह शेखावत का जन्म राजस्थान के सीकर जिले के मऊ गांव में हुआ था भाई। राजस्थान के सीकर जिले के कौन से गांव में हुआ था? मऊ गांव में, और सन 1922 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। करपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ स्थान पर 1922 ईस्वी में हुआ। इन्हें दोस्तों शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है भाई। डायरेक्टली यहीं से सवाल पूछ लिया जाता है परीक्षा के अंदर कि राजस्थान में किस व्यक्ति को शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों करपाल सिंह शेखावत को जाना जाता है। शिल्प गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इन्होंने ब्लू पोट्री जानते हो, मटके बनाने की कला, ये अपने भारत में या राजस्थान में दोस्तों पर्सिया ईरान से लाई गई थी भाई। ठीक है। तो ब्लू पोट्री में इन्होंने दोस्तों विशेष चित्रांकन किया है। विशेष चित्रांकन या ब्लू पोट्री में नीले रंग के स्थान पर दोस्तों इन्होंने पीला रंग और इसके अलावा भी अनेक विभिन्न रंग भरे हैं। इसलिए ब्लू पोट्री के चित्रांकन में प्रसिद्धि पाने के लिए ही इन्हें शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है। और इनके इस उत्कृष्ट कलात्मक कार्य के लिए भारत सरकार के द्वारा सन 1976 ईस्वी में करपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, सवाल पूछा जा सकता है कि करपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1976 ईस्वी में। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए? ब्लू पोट्री में चित्रांकन करने के लिए। करपाल सिंह शेखावत कहां के थे? मऊ सीकर के थे, जिनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ। और इन्हें किस उपाधि या किस उपनाम से जाना जाता है? शिल्प गुरु के उपनाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों कोमल कोठारी के बारे में। कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 ईस्वी को कपासन गांव, जो कि दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन गांव में 4 मार्च 1929 को कोमल कोठारी का जन्म हुआ। इनकी सबसे विशेष देन है दोस्तों, ये लोक संस्कृति का विकास करना चाहते थे। इन्होंने लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की जो रंग बिरंगी संस्कृति है उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए और उसका विकास करने के लिए इन्होंने एक विशेष संस्था का गठन किया था, जिसे दोस्तों रूपायन संस्था के नाम से जाना जाता है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि रूपायन संस्थान की स्थापना कब की गई? सन 1960 ईस्वी में की गई। और कहां की गई भाई? ये दोस्तों जोधपुर शहर में की गई। सबसे बड़ी बात, जोधपुर में 1960 में लोक संस्कृति का विकास और संरक्षण करने के लिए
इस रूपायन संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? कोमल कोठारी के द्वारा की गई, जिनका जन्म 4 मार्च 1929 को कपासन चित्तौड़गढ़ में हुआ। इनके बारे में भी दोबारा देख लीजिए। करपाल सिंह शेखावत का जन्म मऊ सिक्कर में 1922 में हुआ। इन्हें शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है। ब्लू पोट्री में विशेष चित्रांकन किया, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 1976 में दिया गया। डॉक्टर पीके सेठी ने कृत्रिम अंगों का विकास किया, जिसे जयपुर फुट कहते हैं। इसलिए जयपुर फुट का जन्मदाता या जयपुर फुट का जनक डॉक्टर पीके सेठी को माना जाता है। इसके विकास में, इसके आविष्कार में इन्होंने एसएमएस जयपुर के डॉक्टर रामचंद्र का सहयोग लिया और जयपुर फुट का आविष्कार सन 1969 ईस्वी में किया गया। इनके इस विशेष उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री पुरस्कार और रोटरी इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था और 12 जुलाई 1950 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। यहाँ दोस्तों दोनों ही प्रकार से या दोनों ही जगह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध राजस्थान के किस शहर से था? जयपुर शहर से। और इनका जन्म कब हुआ था? 12 जुलाई 1950 ईस्वी को। दोस्तों इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है भाई। ग्रैमी अवार्ड दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। सवाल पूछ लिया जाता है कि ग्रैमी अवार्ड किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। तो राजस्थान के प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध जयपुर शहर से था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें यह ग्रैमी अवार्ड कब मिला था? दोस्तों ये वर्ष 1944 ईस्वी में मिला था। इन्होंने दोस्तों एक मोहन वीणा का आविष्कार किया था। मोहन वीणा दोस्तों एक संगीत का वाद्य यंत्र है, यानी जो गिटार होता है ना, गिटार, इस गिटार में दोस्तों इन्होंने सितार, सरोद और वीणा इन तीनों का समन्वय किया था और तीनों के समन्वय से जो नया यंत्र बनाना, इसे इन्होंने मोहन वीणा नाम दिया। तो यहां से सवाल पूछ लिया जाता है कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कपूर चंद कुलिस। कपूर चंद कुलिस का संबंध राजस्थान के टोंक जिले से है। नवाबों की नगरी से इनका संबंध रहा है। पूछ लिया जाएगा कपूर चंद कुलिस का जन्म कब हुआ? 20 मार्च 1926 ईस्वी को जन्मे थे भाई। 20 मार्च 1926 ईस्वी को राजस्थान के टोंक जिले में कपूर चंद कुलिस का जन्म हुआ। ये दोस्तों एक पत्रकार थे। कपूर चंद कुलिस क्या थे? एक पत्रकार थे और इन्होंने अपना पत्रकार का जो जीवन है वो 1951 ईस्वी में प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात इन्होंने दोस्तों एक सायकालीन पत्रिका शुरू की, राजस्थान पत्रिका के नाम से, जो आज राजस्थान राज्य में काफी प्रसिद्ध है। तो राजस्थान पत्रिका की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? कपूर चंद कुलिस, और ये टोंक जिले के थे। इन्होंने राजस्थान पत्रिका की शुरुआत 7 मार्च 1956 ईस्वी में की थी। तारीख जरूर ध्यान रखना कि राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई थी? 7 मार्च 1956 को। इसकी शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? कपूर चंद कुलिस के द्वारा, जो कहां के निवासी थे? टोंक के निवासी थे। इनकी दोस्तों 2 प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। एक तो मैं देखता ही चला गया, मैं देखता ही चला गया, प्रसिद्ध कृति कपूर चंद कुलिस की है। क्या है दोस्तों ये मैं देखता ही चला गया? दोस्तों जब देश के अंदर आपातकाल लगा था, उस टाइम पर इन्होंने गांव गांवों का दौरा किया था। गांव गांव जाकर आम लोगों की, किसानों की समस्याएं देखी थी दोस्तों इन्होंने। इसलिए इन्होंने एक रचना लिख दी, इसी नाम से एक श्रृंखलागत रचना लिख दी, मैं देखता ही चला गया। किन्होंने लिखी ये रचना? कपूर चंद कुलिस ने। दूसरी बात, इन्होंने दोस्तों अपने समाचार पत्र में एक लगातार लेख लिखा, पोलम पोल के नाम से। तो यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि पोलम पोल के नाम से लेख किनके द्वारा लिखा गया? कपूर चंद कुलिस के द्वारा लिखा गया। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में।
ढूंढाड़ी भाषा दोस्तों राजस्थान के जयपुर, टोंक इस आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। 200 वाले क्षेत्र में जयपुर मुख्यतः आमेर के आसपास में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। जो राजस्थान के प्रसिद्ध संत थे ना दादू दयाल जी, उन्होंने अपने उपन्यास दादू वाणी में दोस्तों ढूंढाड़ी भाषा का इस्तेमाल किया है। और उन्होंने अपना जो मुख्य उपदेश है ना, जितने भी उन्होंने उपदेश दिए हैं वो भी दोस्तों ज्यादातर ढूंढाड़ी भाषा में ही दिए हैं। तो इन्होंने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी भाषा में एक प्रतिदिन लेख लिखा। नेक्स्ट देखिए जगजीत सिंह। दोस्तों जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 ईस्वी को राजस्थान के गंगानगर जिले में हुआ। राजस्थान के गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं भाई, ठीक है। तो गंगानगर में जन्म हुआ था जगजीत सिंह का 8 फरवरी 1941 ईस्वी को। दोस्तों ये एक गजल गायक थे और इन्हें सन 2012 ईस्वी में 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।